महाराष्ट्र की राजनीति का असर पूरे देश पर होता है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि शरद पवार को उनके ही भतीजे अजीत पवार ने टेंशन दे दी। क्या ये 22 दिन पहले ही तय हो गया था कि अजीत पवार बगावत करेंगे? अजीत पवार ने डिप्टी सीएम बनकर सीएम शिंदे को भी टेंशन दे दी या फिर एनसीपी को टेंशन दे दी? क्या शरद पवार ने एक दिन बाद फिर से कोई खेल कर दिया कि शपथ लेने वाले विधायकों को एक दिन में ही उनके सुर बदलते नजर आए? अजीत पवार और विधायकों ने बगावत तो कर दी, लेकिन क्या शरद पवार के अगले कदम से घबराए हुए नजर आते हैं? ऐसे ही कई सवाल हैं जो एक दिन में महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर चर्चा बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली एनालिसिस। अजीत पवार सहित 9 एनसीपी के नेता बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो चुके हैं। इन्होंने बगावत भी की है, तो वो शरद पवार से, एक ऐसे नेता से जो माना जाता है कि 24 घंटे राजनीति में ही जीता है। सोते जागते खाते पीते हर एक समय राजनीति ही करने वाले राजनेता के साथ ही कोई राजनीति कर ले तो उसे साधारण बात तो नहीं कहा जा सकता। शरद पवार, जो कि देश की राजनीति को लेकर कई बार उसे प्रभावित कर चुके हैं, क्या वह अब अपने ही राज्य में अपने ही परिवार से हारने लगे हैं? इतना आसान तो नहीं है जैसा दिखाई देता है, क्योंकि जिन विधायकों ने कल अजीत पवार के सामने जाकर उनके साथ में जाकर शपथ ली, आज वही विधायक फिर से बदले बदले नजर आते हैं। इनमें से एक विधायक है दौलत अरोड़ा। आपको भी नाम सुना सुना लगता होगा। दौलत अरोड़ा वही विधायक है जो कि जब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने साथ में मिलकर 80 घंटों की सरकार बनाई थी तब लापता हो गए थे। ये वही व्यक्ति है जो पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज हुई और एक दिन बाद लापता हुए विधायक दौलत अरोड़ा सकुशल मिल गए थे। वहीं दौलत अरोड़ा कल अजीत पवार के साथ शपथ ग्रहण में चले तो गए, लेकिन आज इतने घबराए हुए हैं कि एक टीवी चैनल को दिए बयान में कहा कि एनसीपी पार्टी शरद पवार की है और इसीलिए मैं शरद पवार के साथ हूं। भले ही मैं कल अजीत पवार के साथ राजभवन में शपथ ग्रहण के दौरान मौजूद था, लेकिन आज भी शरद पवार के साथ हूं। मुझे भी मंत्री पद का ऑफर दिया गया था, लेकिन मैंने कहा कि जिस सरकार में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे उस सरकार के साथ मैं मंत्री नहीं रहूंगा। यानी कि एक ही दिन में शरद पवार ने अपना खेल शुरू कर दिया। और कहा भी जाता है कि राजनीति की रात नहीं होती, एक दिन तो काफी ज्यादा है। यहां तो रातों रात सरकारें बदल जाती है। याद है महाराष्ट्र की राजनीति की वह शाम जब लोग टीवी पर टकटकी लगाए देवेंद्र फडणवीस को शपथ की तैयारियों को देख रहे थे कि कब वो शपथ लेंगे, लेकिन अचानक टीवी की स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई दिया कि एक बार तो टीवी पर बैठे एंकर को भी लगा कि कहीं कोई पुराना वीडियो तो नहीं चल गया। लेकिन कुछ पलों में ही देश की जनता को समझ आ गया कि शरद पवार ने खेल कर दिया। ऐसा गजब का खेल कि कुछ ही मिनटों में महाराष्ट्र का सीएम ही बदल गया। इसके बाद अब एक बार फिर से महाराष्ट्र में खेल शुरू हो गया। मैदान भी वही है, खिलाड़ी भी वही हैं, बस उप कप्तान को लेकर फेरबदल हो गया। लेकिन इसे क्या कहा जाए? पवार युग का अंत हो गया या फिर एक नई शुरुआत? क्योंकि ये लड़ाई छोटी नहीं है। एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार और उद्धव ठाकरे के बीच का खेल नहीं है, बल्कि ये बड़ा खेल है, मोदी और शरद पवार के बीच का खेल, जिसे समझ पाना पॉलिटिकल पंडितों की भी बस की बात नहीं है। शरद पवार के नए खेल से अब विधायक घबराने लगे हैं कि जो अजीत पवार के चक्रव्यूह में फंसकर शपथ के दौरान पहुंच तो गए, लेकिन अब इन सभी के खिलाफ एनसीपी ने डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन यानी कि अयोग्यता याचिका दायर कर दी है। एनसीपी की ओर से महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को तो याचिका भेजी ही गई है, साथ ही एक मेल चुनाव आयोग को भी किया गया है जिसमें बताया गया है कि एनसीपी रैंक और फाइल पार्टी के हेड शरद पवार के पास ही है। पार्टी ने एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 9 विधायक एक पार्टी नहीं हो सकते, यानी कि 9 विधायक मिलकर पूरी पार्टी नहीं बना सकते। इन विधायकों का शपथ लेना पार्टी लाइन के खिलाफ है। उन्होंने एनसीपी प्रमुख की अनुमति के बिना शपथ ली है। 9 विधायक तकनीकी तौर पर पार्टी से अयोग्य करार कर दिए गए हैं।
हमने विधानसभा स्पीकर से जल्द सुनवाई करने की रिक्वेस्ट की है, इस तरह का एनसीपी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा। इसके आगे आकर यह बात भी कही कि इन विधायकों को गद्दार नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनका विश्वासघात अब तक साबित नहीं हुआ है। कई लोग हमारे संपर्क में हैं। इस बयान के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी महाराष्ट्र की राजनीति में और भी उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि पूरे देश में जो विपक्ष एक होने की बात कह रहा है, गठबंधन को लेकर के बिहार में जिस तरह की बैठक भी हुई, उसके अंदर जो मुख्य भूमिका के लोग हैं उनमें से एक शरद पवार भी हैं। इन्होंने भी विपक्षी बैठक को लेकर कहा था कि अब वह बैठक शिमला की जगह 13 और 14 जुलाई के बीच बेंगलुरु में होगी। यानी कि खड़गे जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो कह के गए थे बिहार में कि शिमला में एक बैठक होनी है, लेकिन जिस तरह से शरद पवार बीच में आकर के कहते हैं कि बेंगलुरु में बैठक होगी, उनकी भूमिका का आकलन आप खुद कर सकते हैं कि वो विपक्ष में किस तरह से किस भूमिका के अंदर हैं। लेकिन पूरे विपक्ष गठबंधन में मुख्य भूमिका निभाने वाले शरद पवार से इस बार क्या चूक हो गई कि अपनी ही पार्टी में बगावत खड़ी हो गई। पॉलिटिकल पंडित बताते हैं कि इसकी शुरुआत 10 जून 2023 को हुई। शरद पवार ने अपनी पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर चौंकाने वाला ऐलान किया था, जिसके बाद से ही इस तरह के सियासी समीकरण बनना शुरू हो गए, क्योंकि पवार ने पार्टी की नई रूपरेखा सबके सामने रखी थी, जिसमें अपनी ही बेटी और सांसद सुप्रिया सुले को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। लेकिन अजीत पवार का नाम तो पूरी लिस्ट से गायब था। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल से ज्यादा चर्चा उस दौरान अजीत पवार की हुई थी। कार्यकारी अध्यक्षों के ऐलान के बाद शरद पवार शाम को मीडिया के सामने भी आए थे। अजीत पवार के सवाल पर शरद पवार ने कहा कि उनके पास महाराष्ट्र में विपक्ष की जिम्मेदारी है, यानी कि अजीत पवार विपक्ष की जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, इसीलिए उनको इसमें शामिल पार्टी की किसी गतिविधि या पार्टी की जो संगठन है उसमें शामिल नहीं किया गया। यहां से बगावत शुरू हो गई। लेकिन कुछ लोग ये भी बताते हैं कि बगावत तो पहले से ही थी, क्योंकि पहले भी देखा गया था कि अजीत पवार किस तरह से भाजपा के साथ खड़े हो गए थे जब सरकार बनने वाली थी। तो यही कारण होगा कि अजीत पवार की जगह शरद पवार ने सुप्रिया सुले को पार्टी की जिम्मेदारी दी। ऐसे में पवार ने पार्टी की कमान बेटी को सौंपते हुए यह साफ संदेश दे दिया कि एक तरह से भविष्य का नेता तय कर दिया गया है। और शरद पवार को इस बात से यह अंदाजा था कि अब अजीत पवार अपना रास्ता तय करेंगे, यानी कि संगठन में जिम्मेदारी नहीं दी गई है तो वो कुछ अलग कर सकते हैं। और अगर वो बगावत करते हैं, शरद पवार ये भी जानते थे कि अगर वो बगावत करते हैं तो उनके पास संभलने के लिए 1.5 साल का वक्त बचा है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो चुनाव होने हैं अगले साल अंत में होने वाले हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें शरद पवार के अगले दांव पर टिकी है, जिसके लिए शायद ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।